हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्काई। सो आई एम यश कुमार और आज हम करने जा रहे हैं बच्चों क्लास 10th का अगला चैप्टर यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमसे कहता क्या है, सबसे पहले हम इसका मतलब समझेंगे। ठीक है, उसके बाद हम चैप्टर पे परस्यू करेंगे। बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत ईजी है। अभी स्टार्टिंग में आपको मे बी थोड़ी नई चीजें हो तो टफ लगे, मे बी। हालांकि कुछ नया है नहीं, ग्राफ वगैरह आप सभी को बनाने आते होंगे, नहीं आते तो मैं वो भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो बच्चों चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसको तोड़ के समझते हैं। पेयर माने क्या होता है? दो। पेयर माने जोड़ा होता है ना, तो मतलब दो इक्वेशंस होंगी। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन कितनी होंगी? दो होंगी। और लीनियर इक्वेशन क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 होती है। ये बात ध्यान रखना कि लीनियर इक्वेशन वो होती है जिनकी डिग्री 1 होती है। ओके, और ऐसी ऐसी दो इक्वेशंस हमारे पास होंगी। जैसे कि जनरल फॉर्म अगर मैं लिखना चाहूं मेरे बच्चे, जनरल इक्वेशंस, तो हम लिखेंगे ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी, और दूसरी भी होगी ax प्लस बी वाई इजिकल टू सी। अब क्योंकि दो इक्वेशन ये सेम है तो हम इनको 1 to 1 2 लिख देते हैं। ये a1 b1 c1 और ये a2 b2 c2 इस तरीके से हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इस तरीके की पेयर दे रखा होगा हमें लीनियर इक्वेशन का। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये दूसरी है, तो ये पेयर कहलाएगा। इन टू वेरिएबल्स का मतलब है कि वेरिएबल्स इन इक्वेशन के अंदर दो रहेंगे। ठीक है, जैसा आपको दिख रहा होगा एक x और दूसरा y है। ये एबीसी क्या है? एबीसी तो कांस्टेंट वैल्यूज है। ठीक है, ये वाला कांस्टेंट हो गया। और ए क्या है? ये कोफिशिएंट है x का, और बी क्या है? y का कोफिशिएंट है। तो इस तरीके से चीजें हैं। ठीक है, चलो तो अब बच्चों सबसे पहले हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 3.1 पे। पोलिनोमियल क्या होता है आप 9th में पढ़ के आए हो? नहीं पढ़ के आए हो बेटा, अगर आप ना ध्यान दिया हो तो आप पढ़ सकते हो। इसी चैनल पे पोलिनोमियल की पूरी वीडियो डल चुकी है। इनफैक्ट आपके जो फर्स्ट चैप्टर है पोलिनोमियल हम समझ चुके हैं। वहां पे पोलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, सब चीजें बताई है उसमें, एकदम बेसिक से बताया। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हो अगर आपको बेसिक अपना कंसेप्ट अगर मजबूत करने हो। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक्सरसाइज 1 का 3.1 का कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। देखो मैं आपको ना एज वाले क्वेश्चंस में बहुत अच्छी सी ट्रिक बताने वाला हूँ। ठीक है, उससे आप कोई भी एज वाला क्वेश्चन हो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब कोई आदमी है, वो अपनी बेटी से कह रहा है, अपनी बेटी से बता रहा है कि 7 years ago आई वाज 7 times as old as you were then। मतलब 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना ज्यादा था। जितना तब तुम थी ना, उससे मैं 7 गुना ज्यादा था। मतलब क्या हुआ? सिंपल सी बात है। इसमें सबसे पहले हम क्या लेट करेंगे बेटा? दो आदमी आ रहे हैं इसके अंदर, आई मीन दो पर्सन्स हैं। सबसे पहला आफ्ताब, तो आफ्ताब की एज को कुछ मान लेते हैं। लेट द एज ऑफ आफ्ताब या आफ्ताब्स प्रेजेंट एज। ठीक है, एज ऑफ प्रेजेंट भी लिखा है। प्रेजेंट एज हमने मानी x, तो लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी x। ओके, उसके बाद हम कह रहे हैं कि उसकी बेटी की एज कितनी हो जाएगी? देन एंड लेट द प्रेजेंट एज of his daughter be y। ओके, उसकी बेटी की एज हमने कितनी मान ली? y मान लिया है। ओके, ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमसे क्या कहा जा रहा है, अब आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको। सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक बार बेटा x लिखना है और दूसरी तरफ आपको y लिखना है। थोड़े गैप से लिख देना है x और y। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ध्यान से सुनना। एज वाले क्वेश्चन आप यार कोई सा भी क्वेश्चन एकदम फोड़ डालोगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं अटकने वाला अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। ठीक है, तो ध्यान से सुना। कह रहा 7 years ago, 7 साल पहले। अब मुझे ये चीज बताओ कि 7 साल पहले अगर मैं जा रहा हूं तो आफ्ताब भी 7 साल छोटा होगा उस टाइम पे, और उसकी बेटी भी 7 साल छोटी होगी। अगर मैं आज से 7 साल पहले की बात करता हूं तो ऐसा तो नहीं है सिर्फ मेरी एज 7 साल पहले 7 कम थी, है ना? आपकी भी तो 7 साल कम थी ना। तो अगर मैं 7 साल पहले जाऊंगा तो आपके मम्मी की एज भी कम होगी 7 साल, पापा की एज भी कम होगी, आपके दादा दादी की भी होगी, और आपकी भी 7 होगी। तो मतलब दोनों की ही एज -7 हो जाएगी। होगी या नहीं होगी? अगर हम 7 साल पहले गए तो दोनों की एज -7 हो जाएगी। तसल्ली से सुनो, ध्यान से सुनो, कोई जल्दबाजी नहीं है यार। पूरा साल पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम ऑफलाइन की तरह पढ़ना है। ऐसा कोई फील नहीं आना चाहिए भाई ऑनलाइन है। ठीक है ना, एकदम अच्छे से पढ़ना है ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। ओके, सुनो। I was 7 times as old as you were then। 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुना बड़ा था।
कौन कौन बोल रहा है? आफ्ताब बोल रहा है अपनी बेटी से, ठीक है। तो आफ्ताब अगर अपनी बेटी से ऐसे बोल रहा है कि 7 साल पहले ये इतने इतने के हो गए, आफ्ताब ये रहा, और हमारी जो आफ्ताब की बेटी है वो ये वाली होगी, ठीक है। तो आफ्ताब अपनी बेटी से 7 गुना बड़ा था, तो बेटी की एज ये वाली है ना बेटे, बेटी की एज कौन सी है? ये वाली है। तो बेटी से 7 गुना बड़ा था, मतलब बेटी की एज में आप 7 गुना मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर आफ्ताब की एज निकलेगी। समझ आया नहीं आया? बस यही है फर्स्ट इक्वेशन यार, कुछ है बताओ? यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, यही हमारी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन। बट इसको आप मत लिखो अभी फर्स्ट, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। जस्ट देखो कैसे, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y हो जाएगा ये, और फिर 7 7 जा 49 हो जाएगा। ये 7y इधर आ जाएगा, ये -7 को इधर ले जाओ, तो x और 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y बनेगा, -7 उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का 7 हो जाएगा, तो ये प्लस का 7 हो गया, और ये माइनस का 49, ठीक है ना। अच्छा, कुछ बच्चों को ना यार ये भी आइडिया नहीं होता कि साइनों का ही पता नहीं होता, वो साइंस में ही खो रहे होते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक से लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं उनके लिए। ये जो माइनस साइन है वो 49 का है, इनफैक्ट ये नहीं पता होता यार बच्चों को, ठीक है। मैं भी ट्यूशंस वगैरह पढ़ाता हूँ, जैसे बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे दिक्कतें आती हैं, तो मैं उसी हिसाब से आपको भी लेके चलूंगा, ताकि किसी बच्चे को छोटे से छोटा डाउट सभी का क्लियर किया जा सके। तो माइनस है वो बेटा 49 का साइन है, इसलिए -49 एज इट इज है। ये जो -7 था इधर आया और वो +7 हो गया। अब आप कह सकते हो कि प्लस साइन इसका कहाँ है, तो 7 के आगे कोई साइन नहीं लग रहा ना, इसका मतलब बेटा इसके आगे प्लस साइन लग रहा है, ऐसा मान लेना, ठीक है। तो x माइनस 7y इक्वल टू, ये प्लस का 7 है ये रहा। अच्छा, 7 माइनस 49 कितना आएगा ये बता दो, तो आप कहोगे माइनस का 42 आएगा। कितना आएगा? माइनस का 42, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, इजी है। हाँ, तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी बेटा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन की बात करूं अगर मैं, तो दूसरी इक्वेशन में आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब कह रहा है आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, इसी क्वेश्चन को आगे पढ़ रहा हूं, लिख रहा है कि आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 साल बाद। 3 years फ्रॉम नाउ का मतलब है 3 साल बाद। अब फ्रॉम नाउ या इन सब चीजों में अगर कंफ्यूज होते हो आप, अर्लियर इन सब चीजों में कंफ्यूज होते हो, तो उसकी भी ट्रिक है हमारे पास। उसकी क्या ट्रिक है बेटा? आप सबको ये तो पता होगा ना कि फ्यूचर में हम विल शैल यूज करते हैं, फ्यूचर में विल शैल यूज करते हैं, और पास्ट के लिए वॉज वर यूज करते हैं। बस यही चीजें ट्रिक है आपकी पहचानने के लिए कि हम फ्यूचर की बातें कर रहे हैं या फिर पास्ट की बातें कर रहे हैं। जैसे इसने कहा कि आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज यू वर विल बी, है ना, एज यू विल बी, ओके। तो इसने कहा कि 3 साल बाद मैं तुम्हारे जितना हो जाऊंगा, आई शैल लगा, इसका मतलब फ्रॉम नाउ मतलब फ्यूचर की बात चली है, ऐसे भी समझ जाओगे फ्रॉम नाउ, बट अगर नहीं समझ आए तो विल शैल और वॉज वर का यूज कर लेना है, ठीक है बेटा। तो 3 years फ्रॉम नाउ यानी कि 3 साल बाद। अब देखो जैसा यहाँ पे हमने ट्रिक की थी, सेम अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले आप लिखेंगे क्या? x इक्वल टू वाई लिख देंगे, एक तरफ x और दूसरी तरफ दूसरे पर्सन की एज यानी कि y। अब उसने कहा 3 साल बाद, तो बेटा 3 साल बाद ये भी 3 साल बड़ी हो जाएगी और ये भी 3 साल बड़ा हो जाएगा, है ना, ये भी 3 साल बड़ा हो जाएगा और ये 3 साल बड़ी हो जाएगी बेटी, ठीक है। अब आगे कहा इसने कि आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, यानी कि मैं तुमसे, अपनी बेटी से बात कर रहा है, बेटी येरी बेटी से 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा। आफ्ताब ने कहा मैं अपनी बेटी से 3 गुना बड़ा हो जाऊंगा, तो बेटी की एज बेटा और 3 ये। इस बात का खास ख्याल रखना है कि 3 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में करनी है, पूरे ब्रैकेट में, ये नहीं हो कि 3 की मल्टीप्लाई y में कर दो +3 अलग लिख दिया। इस बात का खास ख्याल रखना, 3 की मल्टीप्लाई बेटा दोनों संख्याओं में होगी यहाँ पर, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व कर लो। तो ये बनेगा हमारा x + 3 = 3y और प्लस का 3 3 9। अब 3y को आप इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा, और ये जो +3 है उसको उधर ले जाओ, तो प्लस का 9 ये रहा और माइनस का 3। तो यहां से क्या आ गया हमारे पास कि x - 3y = 6। ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। x - 3y = 6 हमारी सेकंड इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है बेटा। तो अब मैं इस इक्वेशन को लिख देता हूं। ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गए दोनों के दोनों, ये दोनों क्या हो गए? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और दूसरा क्या पूछा हमसे? ग्राफिकल। एक सेकंड, इसमें नहीं पूछा ना? पूछा यार, पूछा है। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली पूछा है और ग्राफिकली भी पूछा है, रिप्रेजेंट करो। तो ग्राफिकली तो हमने ये कर दिया रिप्रेजेंट इसको, आई एम सॉरी, एल्जेब्रिकली तो हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया, ग्राफिकली रह रहा है। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे इन दो इक्वेशंस का वो भी सिखा देता हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन में बताऊंगा, उससे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट कर देता हूँ। चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो जैसा मैंने ग्राफ वगैरह थोड़ा सा काम कर लिया ऑलरेडी, ताकि वीडियो लंबी ना हो, तो सुनो। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमने निकाल ली थी, x - 7y = -42, x - 3y = +6। ये दोनों इक्वेशंस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारे आ चुके हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाने के लिए हमें एक ऐसा टेबल टाइप का बनाना पड़ता है, उसमें कुछ इसके सॉल्यूशंस निकालने पड़ते हैं, तब उनको हम प्लॉट करते हैं और आंसर हमारे पास सामने आ जाता है।
तो ये पॉइंट्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं ना, देखो हम कुछ भी यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे मैं अगर y की वैल्यू 5 पुट करता हूँ या 3 पुट कर लूँ, कुछ भी पुट कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैंने 5 पुट किया या 6 पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है ना। तो बेटा अगर मैंने क्या किया यहाँ पे 5 पुट किया तो 7 5 जा 35, ठीक है। और ये माइनस का 35 होगा, माइनस का 35 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बोलो। अगर मैंने y की जगह क्या पुट किया है 5 पुट किया है, ठीक है, y की जगह रखा 5, तो 7 पंजे 35, माइनस का 35 हुआ, उधर जाके प्लस का 35 हुआ, माइनस 42 और प्लस 35 कितना आएगा बताओ। ये तो सॉल्व कर सकते हो ना, एकदम ओरली कर लोगे आराम से। तो माइनस 42 और प्लस 35 कितना आएगा, माइनस का 7 आएगा। माइनस का क्या आएगा बेटा 7 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से कुछ और वैल्यू रख लो इस बार बेटा 7 रख लो सपोज, तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, 7 7 जा 49, और माइनस का 49 इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 49 हो जाएगा। तो y की जगह मैंने 7 रखा और ये प्लस का 49 हुआ, उधर जाके माइनस 42 प्लस 49, तो प्लस का 7 बचेगा। इस बार क्या बचेगा प्लस का 7। अब देखो ये वैल्यूज मेरे पास हैं, तो अगर मैं यहाँ पे 1 2 3 4 भी मानता हूँ, स्केल में ले लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ओके। और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इस तरीके से लिखा मैंने, ठीक है। ऐसे बेटा माइनस में मान लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे -3 -4 -5 -6 एंड -7, ऐसे इधर भी हो जाएंगे, लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलो x की वैल्यू माइनस की 7, x की वैल्यू क्योंकि -7 चाहिए मुझे, तो ये वाली लिखनी ही पड़ेंगे क्योंकि -7 x की इधर होती है, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, इन सब चीजों में किसी को दिक्कत नहीं होगी, आई होप है। तो समझ जाओ बेटा, ये पॉजिटिव x एक्सिस होती है, ये पॉजिटिव y होती है। पॉजिटिव x इधर है तो नेगेटिव x इधर हो जाएगी, पॉजिटिव y इधर है तो नीचे की तरफ हो जाएगी नेगेटिव y, माइनस का y, और इधर क्या हो जाएगा माइनस का x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये लिख दिया मैंने -7 -6, इस तरीके से नंबर डाल दिए। अब इन पॉइंट्स को सीधा सीधा प्लॉट करना है। -7 5 कहां पे आएगा, तो -7 कहां है, x की वैल्यू -7 का है, x एक्सिस ये रही, इस पे -7 ढूंढोगे तो ये रहा, ठीक है। फिर 5 का है तो 5 बेटा ये रहा, तो इन दोनों को आप मीट कराने की कोशिश करोगे, जब प्लॉट करोगे तो यहाँ पर पॉइंट आएगा 5 ये और -7 ये, तो ये जो पॉइंट होगा क्या हो जाएगा -7,5, ये हो जाएगा पॉइंट। फिर 7,7 का आएगा तो बेटा 7 ये रहा और इधर 7 ये रहा, डिंग 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 डिंग, यहाँ पे पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है हमारी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, यहाँ से टच करती जाएगी, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है बच्चों। ये लाइन कुछ ऐसे जाएगी, ये हमारा 7,7 पॉइंट है। बनिए ग्राफ, तो इस लाइन का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से जाता नजर आएगा। अच्छा दूसरी का जल्दी से बनाते हैं इसी तरीके से, क्या मान लेते हैं, एक x दूसरा y, चलो वैल्यूज पुट करते हैं। अगर मैं y की वैल्यू 0 पुट कर दूं, सपोज y की वैल्यू मैं 0 कर दूं, ठीक है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू सीधी सीधी सिर्फ 6 बचेगी। फिर मैं x की 0 रखता हूं, सपोज x की वैल्यू अगर मैंने 0 रखी तो ये तो 0 बन गया। अब -3y 6 बचा, तो -3y, तो -3 बेटा अपॉन में आएगा 6 के, 3 2 जा 6, और वो भी माइनस का, तो क्या आएगा -2, 3 2 जा 6 होता है ना, और वो भी माइनस पहुंच जाएगा उधर, तो 0,-2 बनेगा। तो एक पॉइंट बना 0,6, एक बना 0,-2, तो x पे मुझे 6 तक चाहिए, तो फिर से मुझे 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, 5 4 3 2 1, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 इस तरीके से, -1 -2 -3 ऐसे, -1 -2 -3 -4, ये हमारी नेगेटिव y एक्सिस हो गई। y डैश बोल लो, चाहे -y बोल लो, ठीक है। ये x डैश हो जाती है, ये y है, और ये बेटा हमारी x है। लेट्स प्लॉट द पॉइंट 6,0, 6 कहां पे है, तो 6 ये रहा, और 0 कहां है, तो बेटा y की वैल्यू ये y एक्सिस है, और ये वाला जो पॉइंट होता है ये ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं ये o होता है, मतलब इसका पॉइंट 0 भी यहीं पे होता है और x एक्सिस का भी पॉइंट 0 यहीं पे होता है, ठीक है। तो अगर मैं y की वैल्यू 0 देखूं तो यहाँ है, और x की वैल्यू कहां है 6, तो बच्चों जब भी ऐसा पॉइंट आए जिसमें एक नंबर क्या हो, एक ऑर्डिनेट क्या हो, 0 हो, तब हम क्या कह देंगे, मतलब एक जो भी वैल्यू है x या y की वो अगर 0 हुई तब हम क्या कह देंगे, सिंपल सी बात, कि जहां पर भी नॉन जीरो वैल्यू है, नॉन जीरो मतलब जैसे यहाँ पर एक 0 है और नॉन जीरो कौन सी है 6 है, तो 6 पर ही पॉइंट बना दो,
6 पर ही पॉइंट बना दो, ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों की 6,0 कहाँ पे आएगा, ठीक है। जो एक बार सीख जाते हैं फिर उनको नहीं होती। तो 6,0 यहाँ पे आ गया सिंपल से बच्चों, ठीक है। अच्छा ये 0,-2 है। अब मैंने फिर से कहा देखो एक 0 है तो दूसरे वाले पे पॉइंट लगा दो, y की वैल्यू -2 पर पॉइंट बना दो सीधा ये वाला। तो ये जो पॉइंट है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों 0,-2। अब इसको और इसको पकड़ के ऐसे ज्वाइन कर दो, हो गया ज्वाइन। तो ये वाली जो है सेकंड इक्वेशन की हो गई। अब इसी काम को आप एक ही ग्राफ पे भी कर सकते हो, इसी काम को एक ही ग्राफ पे कर सकते हो। इनफैक्ट आपको एक ही पे करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, एक ही ग्राफ क्योंकि वहां पे मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर मैं इसी को यहाँ पे लेके आ जाऊं तो एक ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 6,0 और दूसरा है -2, 0,-2, ठीक है। इसको और इसको बेटा ज्वाइन कर दो, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बन जाएगा। तो इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है, एक ही ग्राफ पर हमने दोनों लाइंस का ग्राफ ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। आया समझ में। तो इस तरीके से आपको अगला क्वेश्चन भी करना है। मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख के बता देता हूँ, ग्राफ आप खुद बना लेना, इसमें टाइम ही लगता है खामखा की, कुछ टफ चीज भी नहीं है ना, ठीक है। चलें आगे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बायज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3900, ठीक है। लेटर सी बायज अनदर बैट एंड अ बॉल वगैरह वगैरह। तो बैट और बॉल की कॉस्ट को कुछ लेट करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में हमसे वही पूछी गई है, ठीक है ना, कंडीशन यही करनी है। तो हम लेट करेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट, ठीक है। एक बैट की कॉस्ट को हमने लेट किया x एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल by, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ अ क्रिकेट बायज 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीद रहे हैं, 3 बैट 6 बॉल्स 39,000। तो 3 बैट, एक बैट बेटा x का है, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी हो गई 3x हो गई ना। अगर एक बैट हमारा x रुपीस का आ रहा है तो 3 बैट कितने आएंगे 3x के आएंगे, ठीक है ना, सीधी सी बात है। फिर बेटा उसने 6 बॉल्स खरीदे तो एक बॉल y की आ रही है तो 6 बॉल 6y की आएंगी, और टोटल जो पैसा गया है वो 3900 गया है, 100 है ना, यस 3900 गया है। तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई, खत्म खेल। कितना इजी है, नहीं है ना। चलो अब आगे देखते हैं बच्चों। आगे हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स ऑफ द सेम काइंड, ठीक है। यानी कि उसने एक बैट और खरीदा और 3 बॉल्स और खरीदी हैं इसी तरीके की। तो एक बैट खरीदा मतलब x रुपए का, 3 बॉल्स और खरीदी मतलब 3y की खरीद लेगा इस बार भाई, y रुपीस एक की कॉस्ट है तो 3y दोनों की हो जाएगी। और कितने की आ रही है 1300 रुपए की आ रही है, यानी कि 1300। ये दूसरी इक्वेशन हो गई, खेल खत्म बेटा। ये हमारा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और उसके बाद हम ग्राफिकल एक्सप्रेशन जब या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहेंगे तो भाई पहले एक टेबल बनाओ। चलो मैं टेबल बना के तो दिखाई देता हूँ आपको। जैसे x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या रखना चाहोगे, कुछ भी रख सकते हो, 100 रख लो, 300 से डिवाइड कर देना, ऐसा कर लो, ठीक है। या फिर कुछ भी वैल्यूज रख के मतलब आप पुट कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट आपको कुछ ऐसी वैल्यूज सिलेक्ट करनी है कि वैल्यूज इस तरीके की आए कि आप ग्राफ बना पाओ, उसका स्केलिंग थोड़ी अच्छे से हो पाए, ठीक है। तो थोड़ी सी बड़ी वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ज्यादा बेटर चीज है, ओके। चलो बच्चों आगे चलते हैं अब अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। बच्चों चलते हैं अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज पर, बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो आपको सीखना है क्योंकि उस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है 1 से 2 नंबर पे। तो आपको वो चीजें याद करनी है और मैं बताऊंगा उस चीज की आपको ट्रिक, ठीक है। याद करने की बहुत ही अच्छी सी ट्रिक है, प्यारी सी, बस ध्यान से सुनना आप। लेट मी एडजस्ट दिस चॉक। चलो देखो, हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि कोई 2 इक्वेशन अगर हमें दे रखी है तो वो कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, उनके सॉल्यूशंस कितने आने वाले हैं, एक सॉल्यूशन आएगा, 2 सॉल्यूशंस आएंगे, कोई यूनिक सॉल्यूशन आएगा, या फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो ये चीज हमको सीखनी है। जस्ट गिव मी अ मिनट एंड यू विल कम टू नो हाउ टू नो ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं वो जनरल इक्वेशंस लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि हाँ इस बारे में बातें हो रही हैं। a2x plus b2y is equal to c2, ठीक है ना। ये 2 इक्वेशंस इस फॉर्म में दी होंगी हमको, तो हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 को आराम से निकाल सकते हैं। और इनको निकालने के बाद बच्चों हम इनको करेंगे कंपेयर, जैसे कि क्या a1 a2 इक्वल टू है b1 b2 के, b1 अपॉन b2 के। अगर वो इक्वल है तो फिर हमें चेक करना है क्या वो c1 अपॉन c2 के भी इक्वल है। अगर ऐसा होता है मेरे बच्चे तो तीनों के तीनों रेशियोज आपस में इक्वल हो जाते हैं, तब हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देंगे, ठीक है। और लाइंस जो होंगी वो कोइंसिडेंट लाइंस होंगी। कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी।
ठीक है। और कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ये कैसे पता चला इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं? उसकी भी रीजन है, उसका भी रीजन बताऊंगा मैं, ध्यान से देखो, अभी बता देता हूं, छोटा छोटा सुनना, ठीक है। देखो कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या होता है। देखो बेटा, दो लाइंस जैसे भी वो इंटरसेक्ट करते हैं ना, उस पर डिपेंड करता है कि उसके कितने सॉल्यूशंस आने वाले हैं। हमने कहा कि तीनों के तीनों रेशियो एकदम बराबर हो गए, और अगर तीनों रेशियो एकदम बराबर हो गए, जैसा अभी हमने देखा था दो लाइंस की इक्वेशन का जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो कुछ लाइंस इस तरीके से आई, ग्राफ कुछ उनके ऐसे बने, एक लाइन का ऐसे बना, एक लाइन का सपोज ऐसे बना, है ना, ऐसे बना। बट व्हाट इफ, क्या हो अगर कुछ इस तरीके की कंडीशन मेरे पास आ जाए कि ये जो लाइन है ना, ये यहां ऐसे ना जाके इसी लाइन के ऊपर ही आ जाए दोबारा। मतलब एक लाइन तो ऐसे पड़ी हुई है इस ग्राफ पे, दूसरी लाइन का ग्राफ भी मैं ड्रॉ करूं तो वो भी इसी के ऊपर लाई करे, एकदम ऊपर लाई करे। इसी को कहते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब सेम जगह पर जब चीजें लाई करेंगी तब उन्हें बोलेंगे कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब सेम जगह पर लाई करती है, तब वो वर्ड कोइंसिडेंट यूज होता है। ठीक है, आया समझ में? कोइंसिडेंट लाइन या फिर कोइंसाइडिंग लाइन ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। कोइंसाइडिंग लाइन या फिर कोइंसिडेंट लाइन। किसी को दिक्कत बेटा? चलो अब सुनो। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस कैसे होंगे, वो बात का रीजन क्या है कि हमने क्या पढ़ा है ना कि अगर एक ग्राफ के अंदर लाइंस इस तरीके से इंटरसेक्ट कर गई, एक लाइन ये और एक ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये दो लाइंस के ग्राफ हो गए, तो ये एक जगह पे कट कर रहे हैं। अगर ये एक जगह पर कट कर रहे हैं तो इसका सॉल्यूशन से फेक होगा, एक जगह पे कट कर रहे हैं इसका मतलब एक सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर बच्चे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं, इसका मतलब ये हर जगह पर एक दूसरे को कट कर रही है, हर जगह पर। और देखो कर ही रही है, जब ये एक के ऊपर एक ही पड़ी है तो यहाँ पर भी कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ भी कट कर रही है, यहाँ पे भी हर जगह पे कट कर रही है इसको। इसका मतलब इसके तो सॉल्यूशंस बहुत सारे आने वाले हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आने वाले हैं। ठीक है, चले अगले पे बेटा, किसी को दिक्कत? अब आप ध्यान से सुनना, अगला वाला जो पार्ट होगा उसमें हम क्या करेंगे कि सपोज a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो जाए, तो अगला चेक करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी बात बेटा, ये देखो पहले ही अनइक्वल हो गया तो मैं तीसरे को चेक नहीं करूंगा, ठीक है। अच्छा, तो इस केस में होगा क्या, क्योंकि ये देखो दो लाइंस थी और इनको काट दिया मतलब इंटरसेक्ट कर दिया, ऐसे याद रखना। तो ये क्या हो गया बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। ये किसके लिए कंडीशन हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हो जाएगी। और जब लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे यानी कि एक को ऐसे करके काटेगी, तो कितनी जगह काट रही है बताना मुझे? सिर्फ एक जगह काट रही है, इस वाले पॉइंट पे काट रही है। देखो सिर्फ एक जगह पे, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था, ये हमारी वाई एक्सिस है पूरी, ये वाई एक्स एक्सिस है, और ये दोनों लाइंस की इक्वेशन है, एक जगह पर काट रही है, यही कहलाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इसके सिर्फ बेटा एक सॉल्यूशन निकलेगा। कितना निकलेगा? ओनली वन सॉल्यूशन। और इसी को हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि एक ही है, और जो चीज दुनिया में एक होती है वो तो भाई अनोखी होती है ना, है ना। कहते हैं ना अनोखा एकदम यूनिक है, इसलिए कहते हैं बेटा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब एकदम डिफरेंट, अकेला, जिसके जैसा और कोई है ही नहीं, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन निकलता है, इसलिए हम उसका नाम देते हैं भाई यूनिक है ये तो बंदा, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है। तीसरी कंडीशन आती है बेटा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब इसको कैसे याद करें? तो इसमें देखो ध्यान से, तीसरा वाला अनइक्वल है, तीसरा वाला इक्वल नहीं है, लेकिन इसके साथ क्या हो, पहला वाला इक्वल है। अच्छा, ये जो इक्वल हम बनाते हैं इसमें दोनों लाइंस हम कैसे ड्रॉ करते हैं? पैरेलल ड्रॉ करते हैं। देखो ध्यान से, इसमें हमने कैसे ड्रॉ किए, दोनों लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं ना। इक्वल कैसे बनाते हैं? क्या कोई ऐसे भी इक्वल बनाता है क्या? नहीं बनाता ना बेटा। आप लोग ऐसे इक्वल बनाते होगे ना, और ये दोनों लाइन क्या होती है? पैरेलल होती हैं। तीसरी वाली भी अगर इक्वल हो जाती तो तीनों इक्वल होने पे तो कोइंसाइड हो जाती है, यानी कि दोनों लाइन जब रेशियो इतना सेम है तो दोनों लाइन एक ही जगह पे लाई कर जाएंगी। बट जब पहला रेशियो दूसरे के इक्वल नहीं होगा तो भाई काट दिया, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। लेकिन जब मेरे बच्चे पहला वाला इक्वल हुआ यानी कि पैरेलल लाइंस हुई, और तीसरा वाला नॉट इक्वल हुआ, तब इसकी कंडीशन बनेगी लाइंस की कि ये पैरेलल लाइंस हैं। कैसी लाइंस है बच्चों? पैरेलल लाइंस है, ठीक है। और पैरेलल लाइंस का कितने सॉल्यूशंस होंगे अब आप बताओ। देखो एक लाइन ऐसे है, दूसरी लाइन ऐसे है, क्या ये कभी भी कट करेंगे एक दूसरे को? क्या पैरेलल लाइन कहीं पे भी इंटरसेक्ट करती हैं? बस मुझे इतना सा जवाब दे दो। आप कहोगे नहीं करती, पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, वो सीधी ऐसे ही चलती जाती हैं, ठीक है। पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, और अगर वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो सॉल्यूशन कैसे आएंगे? तो यहाँ पर बच्चों कोई सॉल्यूशन नहीं आता, यानी कि नो सॉल्यूशन। एक भी एक्स वाई की वैल्यू ऐसी नहीं निकलती जो कि दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी इस वाले केस में।
तो ये बच्चों हमने 3 केसेस पढ़े हैं, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है कि अगर तीनों इक्वल है तो कॉइंसाइड हो जाएगी, मतलब एक ही जगह पे लाई कर रही है, एक के ऊपर एक पड़ी हुई है लाइन। और अगर बेटा इक्वल है और फिर काट दिया मतलब इंटरसेक्ट कर दिया, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस, क्योंकि यहाँ देखो आप इंटरसेक्टिंग वाला साइन बना रहे हो एक तरह से, और यहाँ पर दोनों लाइंस पैरेलल है, देखो ये पैरेलल और तीसरा अलग है, तो ये हो जाएगा पैरेलल लाइंस का केस, यानी कि नो सॉल्यूशन का केस। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच बच्चों, और आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बच्चों प्लीज अपना सपोर्ट बनाए रखो, ठीक है। और यार आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलता है, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स, और आप शेयर करो, ठीक है। और जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो यार। जो भी बच्चे नई क्लासेस में आए, नए सेशन में आए हैं, वो सभी पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दो। ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फ्रॉम अस, और अपना लगे रहो बस मेहनत में, ठीक है। जो भी चीज़ें हमारी तरफ से आपको चाहिए आप कमेंट करके बताओ, हम आपके लिए अवेलेबल कराएंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, बाय बाय।